हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज इस एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर में जो हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले हैं, वहां पर जो हम 30 डेज एंड 40 मार्क्स का जो टारगेट लेके चल रहे हैं, उसमें हम लोग आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक नया चैप्टर हम लोग स्टडी करेंगे और उस चैप्टर का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंसिंग। यहां पर हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंसिंग। ओके, नाउ यहां पर जो ये टॉपिक मैं आप लोगों को आज पढ़ाने वाला हूं, वहां पर मैं पढ़ाऊंगा कि ये सीक्वेंसिंग जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, सीक्वेंसिंग हम क्यों पढ़ते हैं, किस कारण से पढ़ा जाता है, इनमें क्या क्या हमको पढ़ना है, कितना सिलेबस में, और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, नाउ प्रीवियस लेक्चर तक मैंने असाइनमेंट मॉडल तक कंप्लीट करा लिया है। ठीक है, असाइनमेंट मॉडल तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जिन लोगों ने भी मेरा वो लेक्चर नहीं देखा था जाके देख लीजिए, उससे आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और यहां पर आई नो मैंने कहा था कि हम सीपीएम पार्ट को भी यहां पर पढ़ेंगे, बट यहां पर जब मैं प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस को मैं एनालाइज कर रहा था तो वहां पर मैंने एक चीज देखा कि हर 2-3 साल में क्या होता है कि सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस 1 या 2 नंबर के जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन है, न्यूमेरिकल के क्वेश्चन है, वो रिपीट हो जाते हैं किसी ना किसी सेट मैकेनिकल में। ठीक है, अब पिछले 1-2 सालों से इसके क्वेश्चन आए नहीं गए हैं और इस साल भी 2 सेट आपका आना है मैकेनिकल में। सो हम बिल्कुल यहां पर रिस्क नहीं लेंगे और यहां पर ये जो सीक्वेंसिंग का जो टॉपिक है उसे भी हम कवर कर लेंगे और इसी एक टॉपिक में ही, एक ही लेक्चर में ये टॉपिक भी हमारा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा डेफिनेटली। नाउ यहां पर कुछ चीजें समझनी जरूरी है फ्रेंड्स। अगर मैं एकदम गेट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो जितना इंपॉर्टेंट जैसे सीपीएम पार्ट होता है, हमारा फोरकास्टिंग मॉडल्स होता है, ठीक है, हमारा जो वर्क स्टडी होता है, ये सब जो होता है उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है। जैसे हम जो असाइनमेंट मॉडल और जो ट्रांसपोर्टेशन पढ़े थे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होता है, बट इससे डेफिनेटली क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो हम इसे स्किप नहीं करेंगे, हम इसे डेफिनेटली पढ़ेंगे और मैं इसी लेक्चर में इसे कंप्लीट करा दूंगा। ओके, और नेक्स्ट लेक्चर से जो इंपॉर्टेंट सेशंस है हमारे सीपीएम पार्ट के और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के, वो हम डेफिनेटली कर लेंगे, दैट इज नॉट एन इशू। नाउ यहां पर एक चीज आप लोग समझिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि सीक्वेंसिंग क्या है। ठीक है, देखिए अक्सर यहां पर 2 वर्ड्स होते हैं जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है। एक होता है आपका सीक्वेंसिंग और एक होता है आपका शेड्यूलिंग, SCHEDULING। ठीक है, सबसे पहले सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग, इनमें फर्क करना आपको समझना पड़ेगा, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, कई जगह मैंने देखा है कि सीक्वेंसिंग और शेड्यूलिंग करके भी पढ़ा दिया जाता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। देखिए सीक्वेंसिंग का अगर मैं बात करूं, अगर मैं भूल जाऊं कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का ये कोई चैप्टर है, तो यहां पर आपको इतना समझ में आना चाहिए कि सीक्वेंसिंग डील्स विद द ऑर्डर, इट डील्स विद द, मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो इसको मैं लिखूंगा इट डील्स with the right order, it deals with the right order। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं, सीक्वेंसिंग में हम ऑर्डर को डील करते हैं। और स्केड्यूलिंग क्या होता है, अरे आप लोग देखते होंगे ना स्केड्यूल, मतलब मेरा, आप लोग जाते होंगे, कोई भी ऑफिस आवर में काम करता था तो वो पूछता होगा कि भाई स्केड्यूलिंग क्या हुई है। मतलब स्केड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि यहां पर आप टाइम के बारे में डील कर रहे हैं, यहां पर यू डील विद टाइम। ठीक है, यहां पर आप किससे डील कर रहे हैं, यहां आप टाइम के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सीक्वेंसिंग इज अ डिफरेंट थिंग, शेड्यूलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, नाउ अब यहां पर सीक्वेंसिंग में क्या करना रहता है मैं आप लोगों को समझाता हूं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने असाइनमेंट मॉडल के बारे में पढ़ाया था। असाइनमेंट मॉडल, सबसे पहले तो जिन लोगों ने भी उस लेक्चर को नहीं देखा प्लीज जाके देखिए, मैंने बहुत अच्छे से उसको समझाया है, ऐसे कहीं भी आपको नहीं समझाया गया होगा। ठीक है, अच्छा, जब मैं असाइनमेंट मॉडल आप लोगों को पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने ये बात बोली थी कि वहां पर आपके पास n नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं, n नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं। ओके, और उसके बाद क्या होता है, n नंबर ऑफ मशीन्स होता है। ठीक है, n नंबर ऑफ जॉब्स होता है, n नंबर ऑफ मशीन होता है, और उसमें क्या करते हैं, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम हंगेरियन मेथड्स की मदद से हमारे टोटल मिनिमम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। और यहां पर जो n जॉब्स n मशीन होता है, इसको हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, जिस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो n × n फॉर्म का होता है, क्योंकि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। और उसमें हम क्या करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिमम कॉस्ट वहां पर, मिनिमम कॉस्ट वहां पर डील करते हैं। अब ये हम क्यों करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारा एक जॉब, भले हमारे पास n नंबर ऑफ जॉब्स है या n नंबर ऑफ मशीन है, बट मेरे एक मशीन में एक जॉब को ही हम क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब अगर मैं यहां पर सप्लाई की बात कर रहा हूं और यहां पर डिमांड की बात कर रहा हूं, तो यहां पर डिमांड की भी सारी वैल्यूज क्या होगी, 1 होगी, और सप्लाई में भी सारी वैल्यू क्या होगी, यहां पर 1 होगी। ठीक है, पहली चीज।
दूसरी चीज, अब यहां पर क्या होता है, जब मैं सीक्वेंसिंग की बात करता हूं तो सीक्वेंसिंग में भी, इन सीक्वेंसिंग ऑल्सो वी हैव n नंबर ऑफ जॉब्स, वी हैव n नंबर ऑफ जॉब्स, हमारे पास n नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, n नंबर ऑफ मशीन्स होता है, हमारे पास क्या होता है, n नंबर ऑफ मशीन्स होता है, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप लोग समझ जाइए, m/c मतलब मशीन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो हमारे पास यहां पर n नंबर ऑफ जॉब्स भी होता है, हमारे पास यहां n नंबर ऑफ मशीन्स भी होता है। सो यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर असाइनमेंट मॉडल जैसा कोई नियम नहीं है, यहां पर हम जो n नंबर ऑफ मशीन में n नंबर ऑफ जॉब्स को क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम यहां पर क्या कर सकते हैं, हम यहां पर n नंबर ऑफ जॉब्स को n नंबर ऑफ मशीन पर असाइन कर सकते हैं, मतलब एक मशीन में एक से ज्यादा जॉब हमारे असाइन हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट एन इशू। अब यहां पर जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर क्योंकि गेट के लिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो गेट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो नंबर ऑफ जॉब्स होता है, ठीक है, आपका जो नंबर ऑफ जॉब्स होता है वो आपका n हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, 1 2 3 4 5 6 अप टू n हो सकता है। बट गेट में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैक्सिमम 3 से 4 आपको क्या करेगा, वो जॉब्स की वैल्यू देगा, ठीक है। और यहां पर जो नंबर ऑफ मशीन्स आपको जो मिलेगा, नंबर ऑफ मशीन्स जो है जिसमें आप जॉब्स को असाइन कर सकते हैं, वहां पर n की वैल्यू 2 ही आप ले सकते हैं, जो गेट में पूछता है। एक बार आप n की वैल्यू 1 ले सकते हैं और एक बार आप n की वैल्यू 2 ले सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप इस बात को समझ लीजिए, एक बार आप n की वैल्यू को 1 ले सकते हैं, एक बार आप n की वैल्यू को क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूं, ओके चलिए नाउ, चलिए अब यहां पर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपको नंबर ऑफ जॉब्स की बात कर रहा हूं तो गेट के सवाल देखिए, गेट के सवाल बहुत लेंदी नहीं होते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होते हैं। जो लेंदी होते हैं वो सबके लिए होते हैं, तो इससे क्वेश्चन आएगा तो लेंदी नहीं आएगा, कॉन्सेप्चुअल आ सकता है, वो कॉन्सेप्ट को हम डील करेंगे। तो यहां पर जो नंबर ऑफ n हो सकता है ये आपका क्या हो सकता है, 3 to 4 होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 7 8 दे रहा है, अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जॉब्स देगा तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। यहां पर भी मैं n की जगह 3 4 दे दूं, 5 6 दे दूं, तो उसमें जो आप लोगों को टोटल मशीनिंग टाइम या टोटल जो टाइम आप कैलकुलेट करते हैं वो सब अगर आप कैलकुलेट करने बैठेंगे बहुत सारे मशीन्स के लिए, तो आप लोगों को क्या है वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। सो यहां पर आपके पास जो n नंबर ऑफ जॉब्स है वो 3 to 4 होते हैं, लेकिन जो आपके मशीन्स होते हैं वो एक बार आप क्या करेंगे कि n नंबर ऑफ जॉब्स फॉर 1 मशीन एंड n नंबर ऑफ जॉब्स फॉर 2 मशीन, तो इसको हम लोग एक एक करके यहां पर डील करेंगे। तो ये आपका क्या है, सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। 3 मशीन के लिए आपके सेमेस्टर, जब आप सेमेस्टर में पढ़ते होंगे प्रोडक्शन को या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को, तो वहां पर आपको n for 3 भी आपको दे दिया जाता होगा, ठीक है। पर गेट में आपको कभी भी n for 3 के लिए सवाल नहीं आया है, तो हम यहां पर n for 3 को डील नहीं करेंगे, हम यहां पर सिर्फ 1 और 2 मशीन्स के लिए यहां पर इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये बात मैंने बोली कि भाई ये सीक्वेंसिंग क्या है, मतलब समझिए फिजिकल तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है और हम ये क्यों करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप किसी भी एक मशीनिंग प्रोसेस को ले लीजिए, मान लीजिए कि बहुत सारे मशीनिंग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। आपके मशीनिंग प्रोसेस में आपका टर्निंग होता है, बोरिंग होता है, ड्रिलिंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, ठीक है। मशीनिंग प्रोसेस वो कोई भी प्रोसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं जहां पर चिप्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ड्यू टू दी एप्लीकेशन ऑफ शियर फेलियर, ओके। तो ये सारे जो मशीनिंग प्रोसेस है कि मान लीजिए कि आपके पास एक कस्टमर आया, ठीक है, आपके पास एक कस्टमर आया और वो आपको एक स्टील बार दे देता है, एक सिलिंड्रिकल स्टील बार दे देता है, और वो आपको कहता है कि भाई इस जो स्टील बार है जो आपको उसने दिया है, इसको आप टेपिंग करके, इसमें टेपरिंग मतलब थ्रेडिंग कर दीजिए या टेपिंग फॉर्म में करके इसे आप मुझे कुछ समय के बाद दे दीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप उसको कुछ समय देते कि हाँ, मतलब उसके बाद जब वो आपको आके देता है अपना सामान, बोलता है कि आप मुझे ये फलाना ऑपरेशन करके आप मुझे जब देंगे, तो वो पूछता है भैया मैं कब तक आ जाऊं, होता है ना, आप भी कहीं भी जाते हैं कोई भी सामान लेते हैं तो आप पूछते हैं कि भैया मैं कब तक आ जाऊं, तो वो बोलता है भैया 1 दिन के बाद आ जाओ, आधे घंटे के बाद आ जाओ, शाम तक आ जाओ, मिल जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो आप लोगों को एक टाइम प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करते हैं, आप लोगों को टाइम प्रोवाइड करते हैं। अब टाइम क्यों प्रोवाइड करते हैं भाई, उनके पास मान लो कि आपके पास जो भी कंपनी है, मैं समझाता हूं इसको बहुत अच्छे से। मान लीजिए कि आपके पास एक मशीन है, मान लीजिए कि आपके पास एक मशीन है, ये मशीन कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को क्या कर रही होगी, परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है। अब आपके पास इस मशीन में क्या हो सकता है, मान लीजिए आपके पास जो है, आपके पास
टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जॉब्स है, और यहाँ पर इसको जो इस मशीन में जो टाइम लग रहा है रॉ प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट में बनने के लिए, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग टाइम। उस टाइम को हम क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम कहते हैं। ठीक, अब क्या हो रहा है कि आपके पास पहले एक कस्टमर आया, फिर 2 कस्टमर आया, फिर 3, फिर 4, फिर 5, मान लीजिए कि आपके पास 6 कस्टमर आए, और उन 6 कस्टमर्स ने आपको टोटल कितने नंबर ऑफ जॉब्स दे दिए? टोटल 6 नंबर ऑफ जॉब्स दे दिए। ठीक है, हम यहां पर n नंबर ऑफ जॉब्स की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैंने ले लिया मान लीजिए 6 नंबर ऑफ जॉब्स। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर हो सकता है कि किसी जॉब को प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लगे, किसी जॉब को प्रोसेस करने में कम टाइम लगे। अब आप बोलेंगे कैसे सर, ऑपरेशन तो एक ही टाइप का हो रहा है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जॉब आपका बड़ा हो, ऐसा हो सकता है कि कोई जॉब आपका छोटा हो, कोई ऐसा जॉब हो सकता है जिसमें प्रॉपर सरफेस फिनिश ना हो तो उसको फाइलिंग करना पड़े पहले, तो इस टाइप के भी काम हो सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि आपके जो भी जॉब्स होते हैं ना, ठीक है, अब आपके पास मशीनिंग क्या करनी है? मशीनिंग तो इतने सारे जॉब्स की करनी है, पर मशीन आपके पास कितना है? मशीन तो आपके पास एक ही है। तो यहां पर क्या होता है कि हर जॉब को उसको प्रोसेस करने में, ठीक है, जो प्रोसेसिंग टाइम है हर जॉब का अलग होता है। तो मान लीजिए कि इसका है, किसी का 10 मिनट्स है, मान लीजिए किसी का 20 मिनट्स है, किसी का 30 मिनट्स है, 40 है, मान लीजिए इसको 50 मिनट लग रहा है, इसको 1 घंटा 20 मिनट लग रहा है, मान लीजिए ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जो आपको दुकानदार होता है वो बोल देते हैं कि भाई इतने समय के बाद आ जाइए और ये आपका सामान क्या हो जाएगा, हो चुका रहेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको दे देंगे। तो यहां पर क्या है कि एक चीज लग रहा है कि आपके पास यहां पर नंबर ऑफ जॉब्स है, उसके बाद क्या है कि उनका अपना कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसिंग टाइम है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि वो आपको कुछ टाइम दे रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझना, वो आपको कुछ टाइम दे रहा है, जिस टाइम के बाद आप वहां पे जाएंगे और अपना फिनिश प्रोडक्ट ले लेंगे। तो वो जो टाइम होता है उसे हम कहते हैं ड्यू डेट। उसे हम क्या कहते हैं? ड्यू डेट। ठीक है, अब क्या होता है कि हर कस्टमर के लिए, हर जॉब के लिए वो एक ड्यू डेट डिसाइड किया होगा कि भाई उसने सोचा होगा कि मेरा पहला जॉब को जो मुझे प्रोसेस करके देना है, मान लो उसको 20 मिनट बाद देना है, किसी को उसको 30 मिनट बाद देना है, किसी को उसको 50 मिनट बाद देना है, किसी को उसको 10 मिनट बाद देना है। ऐसा भी तो हो सकता है ना। देखिए मैंने क्या माना कि जॉब 1 को होने में 10 मिनट लगेगा, लेकिन उसका ड्यू डेट कितना है? आफ्टर 20 मिनट। ठीक है, कि भाई उसने बोल दिया है कि भाई आप 20 मिनट बाद आ जाना। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, दूसरे के लिए प्रोसेसिंग टाइम 20 मिनट है, लेकिन उसका ड्यू डेट 30 मिनट्स का है, ऐसे करके। तो यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग किसी भी ऑर्डर से, अब यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यहां पर सीक्वेंसिंग पढ़ रहे हैं। सीक्वेंसिंग मतलब मैं किस ऑर्डर से उसको प्रोसेस करूं। ठीक है, मेरे पास ये n नंबर ऑफ जॉब्स है, मैं इन n नंबर ऑफ जॉब्स को किस ऑर्डर से, किस सीक्वेंस से मैं इसको प्रोसेस करूं, जिसकी वजह से मैं अपने ड्यू डेट पर क्या कर सकूं, अपने कस्टमर को वो फिनिश प्रोडक्ट दे सकूं। यही जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? सीक्वेंसिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब यहां पर क्या होता है, यहां पर कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग जाते हैं कोई भी सामान लेने, तो या तो आपको समय पे मिल जाती है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप लोग दुकान जाते हैं, आप लोग बोलते हैं भैया मेरा काम हुआ, बोलेंगे नहीं माता जी अभी तो काम नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, वो भैया का सामान था उसमें ज्यादा टाइम लग गया। ऐसा होता है ना आप लोगों के साथ। फिर आप बोलते हैं अरे भैया आप तो बुलाए थे, अभी आपका काम नहीं हुआ, बताओ मैं फिर कब आऊं। तो फिर वो आपको एक ड्यू डेट देगा, फिर से वो आपको क्या देगा? एक ड्यू डेट देगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, या तो आपको आपका जो प्रोडक्ट है वो या तो आपके ड्यू डेट में आपको मिल जाएगा, या फिर क्या होगा, या फिर सिंपल सी बात है वहां पर आपको डिले होगा। वहां पर आपको क्या होगा? वहां पर आपको डिले होगा। तो कुल मिला के सीक्वेंसिंग में हमको क्या करना है? सीक्वेंसिंग में आपको क्वेश्चन में जॉब्स दे देगा, जॉब देने के बाद आपको वो उसका प्रोसेसिंग टाइम दे देगा। ठीक है, आपको क्या करेगा? क्वेश्चन में जॉब्स देगा, जॉब्स के बाद वो आपको उसका प्रोसेसिंग टाइम देगा, फिर उसका वो आपको क्या करेगा? ड्यू डेट देगा। इतना तो वो आपको देगा ही देगा। ठीक है, इसके बिना नहीं तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे? सारे जॉब्स के लिए आप क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, देखिए अब यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर इसको किसी सीक्वेंस में सजाना है। यहां पर मुझे किसी ना किसी सीक्वेंस में उनकी प्रोसेसिंग करनी है। अब भाई मान लीजिए कि मैं दुकान का मालिक हूं, ठीक है, मेरे पास ये 6 जॉब पड़ा है, मैं किसी को भी पहले कर सकता हूं। ठीक है, ये मेरे ऊपर है। या तो मैं क्या सोचूंगा, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो जैसे मेरे जैसा इंसान है तो मैं क्या करूंगा, जो सबसे टफ वाला जॉब है उसको जल्दी कर लूंगा।
ठीक है, ताकि क्या हो कि बाद में मेरे को आलस ना हो। ठीक है, ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है अलग अलग। तो यहां पर हो सकता है कि एक आदमी अपने प्रोसेसिंग टाइम को देखे कि भाई उसको लगेगा यार सबसे कम टाइम इसके लिए लग रहा है तो मैं इसी जॉब को पहले कर लेता हूं। कुछ इंसान ऐसे होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो ये देखेंगे भाई सबसे पहले किसको देना है, सबसे पहले इसको देना है, भाई इसी का काम पहले कर दो। आप समझ रहे हो? तो यहां पर इस ऑर्डर से, जिस ऑर्डर से हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको सीक्वेंस कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ सीक्वेंसिंग। ठीक है, अब यहां पर मैंने जो एग्जांपल लिया है ये एक मशीन का लिया है। अब यहां पर 2 मशीन का भी हो सकता है, तो 2 मशीन के लिए मैं बताऊंगा, पहले हम एक मशीन के लिए इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। तो क्या होता है, यहां पर हम लोग उसके प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग, उसके ड्यू डेट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको यहां पर उसको सीक्वेंस में, ऑर्डर में सजा सकते हैं। उसके बाद वहां पर हम क्या करते हैं, टोटल कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर हम लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर हमें 3 से 4 चीजों को कैलकुलेट करना पड़ता है। सबसे पहला चीज हमको जो कैलकुलेट करना पड़ता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है टोटल कंप्लीशन टाइम। ठीक है, यहां पर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, टोटल कंप्लीशन टाइम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेरे सारे जॉब्स टोटल कितने टाइम के बाद कंप्लीट हो जाएंगे, ये मुझे सबसे पहले देखना पड़ता है। दूसरा मुझे क्या देखना पड़ता है, एवरेज फ्लो रेट। ठीक है, एवरेज फ्लो रेट या फिर एवरेज फ्लो टाइम, ये मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत 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 इजी है। ठीक है, एक बार मैं आपको टेबल बना के जब बता दूंगा ना, तो एग्जाम में आप प्रे करोगे कि यार ऊपर वाले इसी क्वेश्चन को दे दे, इतना इजी सवाल रहता है इसका। ठीक है, इसके बाद आप क्या कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद आप एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करते हैं। जैसे आप एवरेज इन्वेंट्री जो आप उसमें सबसे पहले वाला जो टॉपिक था, जो सबसे पहले मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में पढ़ाया था, इन्वेंट्री मॉडल, उसमें जो मैंने पढ़ाया था तो उसमें एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करते थे। यहां पर भी एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको मैं बता दूंगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आप यहां पर एवरेज डिले को कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एवरेज डिले कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल डिले कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि गेट एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जो यहां पर, अच्छा न्यूमेरिकल को बनाने से पहले यहां पर इसका ये भी देख लेते कि व्हाट इज द पर्पस, हम ये सब क्यों करते हैं। ठीक है भाई, कर तो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे मुझसे पूछ लेंगे कि सर हम ऐसा करते क्यों हैं, व्हाट इज द रीजन। तो भाई इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, एकदम सेमेस्टर वाली फीलिंग आएगी, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दोगे आप, ठीक है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। अब यहां पर क्या है, देखिए भले मेरे पास मशीन एक है, लेकिन मैं उसको प्रॉपर सीक्वेंसिंग इसलिए करता हूं ताकि मेरे कम समय पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम समय पे ज्यादा लॉट को प्रोड्यूस करना या ज्यादा लॉट को प्रिपेयर करना। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके पास एक रॉ मटेरियल आ रहा है, उसको प्रोसेस करके मुझे कस्टमर को वापस देना है ना भाई। तो मैं कोशिश करूंगा ना कि कम से कम समय में मैं ज्यादा लोगों के काम को कर दूं। ठीक है, तो वो भी तो एक तरह की प्रोडक्टिविटी ही तो हुई। ओके, उसके बाद आप क्या कहेंगे, अगर मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, अगर मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो मेरा वेस्टेज क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो आप लिख दो भाई टू रिड्यूस द वेस्टेज। ठीक है, अब ये सब गेट में नहीं पूछता है, ठीक है, कि भाई क्यों होगा, उनको भी पता है कि आपको इतना तो पता ही होगा। ठीक है, टू रिड्यूस द वेस्टेज, अरे वेटेज लिख दिया मैं, वेस्टेज होगा। ठीक है, WASTE, टू रिड्यूस दी वेस्ट, मतलब वेस्टेज को रिड्यूस करना है। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका वेस्टेज कम होगा। ठीक है, यूटिलाइजेशन टाइम को इंक्रीज करना है। यहां पर एक और आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि आपका जो यूटिलाइजेशन है ना, यूटिलाइजेशन टाइम जो होता है आपका, यूटिलाइजेशन टाइम, उसको आप क्या करना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं भाई यूटिलाइजेशन टाइम इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, है ना, अगर आप इसका फिजिकली मतलब पूछे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस में सर यूटिलाइजेशन टाइम का क्या मतलब हुआ, तो भाई सिंपल सी बात है, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी मशीन कम से कम समय तक आइडियल बैठी रहे, मतलब मैक्सिमम टाइम उसमें जॉब प्रोसेस होता रहे। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं, एक जॉब है वो लग रहा है, मान लीजिए कि यहां पर सिंगल मशीन में तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिंगल मशीन में तो जैसी पहला जॉब निकलेगा दूसरा जॉब तुरंत आ जाएगा, ये तो आपको पता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर मेरे पास n जॉब्स है, मान लीजिए कि मेरे पास n जॉब्स है और मेरे पास 2 मशीन्स है, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में, इसको मैं पढ़ाऊंगा अभी। तो यहां पर हम कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि एक जॉब है, वो पहले एक मशीन पे जा रहा है, फिर वो दूसरे मशीन पे जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। तो एक मशीन से जाके जब वो दूसरे मशीन, देखिए
आपका जो जॉब है, अगर मैं n जॉब्स 2 मशीन का क्या मतलब हुआ, मेरे पास 2 मशीन है, मशीन 1 और उसके बाद है मेरा मशीन 2, ठीक है। जब तक मेरा जॉब इन दोनों मशीन से होते हुए बाहर नहीं आएगा वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ये मेरा मतलब है। ऐसा नहीं कि मशीन 1 से आ गया तो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तभी तो हमको 2 मशीन की जरूरत पड़ी ना। जब मैं n जॉब्स 1 मशीन की बात करता हूं तो एक ही मशीन से उसका काम मेरा हो जा रहा है। अब यहां पर मान लीजिए कि मुझे थ्रेडिंग ऑपरेशन भी करना है और वहां पर मुझे बोरिंग ऑपरेशन भी करना है, मान लीजिए दो ऑपरेशन को करना है, तो एक मशीन हो सकता है कि आपका थ्रेडिंग का काम करे, एक मशीन आपकी बोरिंग का काम करे। तो जब तक आप ये दोनों मशीन में अपने जॉब्स को नहीं ले जाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। तो जब मैं इन टाइप्स के सीक्वेंस की बात करता हूं, ठीक है, जब मैं इस सीक्वेंस की बात करता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी मशीन्स कम समय के लिए आइडल रहे, मतलब खाली रहे, ठीक है। तो अगर वो खाली कम समय तक रहेंगी, मतलब मैं चाह रहा हूं कि उनका जो यूटिलाइजेशन टाइम है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है। इजी है, समझ में आया। तो यहां पर आप लिख सकते हो, अगर इसका मतलब एकदम से समझना है तो टू रिड्यूस द आइडियल टाइम ऑफ द मशीन्स, टू रिड्यूस द आइडियल टाइम ऑफ मशीन्स, ठीक है। समझ में आया। मतलब हमारा क्या करना है, हम क्यों कर रहे हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ठीक है, हमारा वेस्टेज कम हो और हमारा यूटिलाइजेशन टाइम बढ़े, हमारा जो आइडियल टाइम है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एकदम उसको खत्म कर देंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते, मैं बताऊंगा कैसे होगा, वो सब न्यूमेरिकल से समझ में आ जाएगा, बट हम करेंगे, कोशिश कर सकते हैं कि हम उसको मिनिमाइज कर सके, ठीक है। चलो भाई, अब हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में आ जाते हैं कि हम जो न्यूमेरिकल डील करते हैं तो न्यूमेरिकल कैसे होगा। तो सबसे पहला केस 1, n जॉब्स, ठीक है, सीक्वेंसिंग में आपका 2 ही केस होता है, n जॉब्स फॉर 1 मशीन्स, ठीक है, n जॉब फॉर 1 मशीन। अब इसके लिए अगर मेरे को यहां पर पढ़ना है कि भाई मैं कैसे करूं, ठीक है, तो यहां पर इसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं, यहां पर इसको सॉल्व करने के जनरली सबसे इंपॉर्टेंट तो 2 ही मेथड होते हैं, बट इसके अलावा 3 मेथड भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला होता है SPT, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम मेथड, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड होता है वो आपका ये होता है। दूसरा आपका क्या होता है, EDD, यानी कि अर्लीस्ट ड्यू डेट मेथड, ठीक है, एक ये होता है। एक आपका होता है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, एक आपका होता है अर्लीस्ट ड्यू डेट। जो तीसरा होता है वो बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट स्टिल हम लोग उसको आज कर लेंगे, उसको मैं बता दूंगा वो कैसे होता है। वो होता है STR, जिसका मतलब होता है स्लैक टाइम रिमेन मेथड, ठीक है। यहां पर ये 3 हमको पढ़ना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 है, ये तीसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इसको आज पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर जो प्रोसेस दिया है, ये आपका दिया है शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। अब मैं इसका थ्योरी नहीं लिखवा रहा, मैं इसको बता देता हूं, न्यूमेरिकल में मैं इसको कंफर्म भी करा दूंगा कि शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम हम तब करते हैं जब हम अपने एवरेज इन्वेंट्री को मिनिमाइज करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एवरेज जो इन्वेंट्री हो वो सबसे मिनिमम आए, ठीक है, पहले तो मैं बताऊंगा कि एवरेज इन्वेंट्री आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि जब आप ये तीनों मेथड को यूज करेंगे तो आपका उस सीक्वेंसिंग के दौरान जो एवरेज इन्वेंट्री का जो वैल्यू आएगा वो सबसे कम आएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मटेरियल है वो कम से कम समय पे दुकान में रहे, जहां पर इन्वेंट्री का क्या मतलब हो रहा है कि मतलब वो वहां पर स्टोरेज में रखी हुई है, तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी इन्वेंट्री मिनिमम हो तो आप उसके लिए कौन सा उसमें मेथड आप यूज करेंगे, SPT यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डिले है वो सबसे कम हो, अगर आपका डिले है वो सबसे कम हो, तो वहां पर आप कौन सी इसको करेंगे, आप वहां पर EDD यानी कि अर्लीस्ट ड्यू डेट मेथड करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। और तीसरे वाले का तो कोई ऐसा फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें एग्जाम में अगर आपको स्पेसिफिकली अगर नहीं बोलेगा कि आप स्लैक टाइम रिमेन के बेसिस पे करें, तब तक आप उससे सॉल्व मत करिएगा, ठीक है। चलो भाई, अब यहां पर एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूं कि ये कैसे होता है। तो यहां पर मैं एक वो ले लेता हूं क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं कैसा आता है यहां पर क्वेश्चन। 1 2 3 4
5 1 2 3 4 5 ठीक। ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके देखिए यहां पर क्या होता है, यहां पर आपको जॉब्स दिया गया रहता है, यहां पर आपको नंबर ऑफ जॉब्स दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद इसका प्रोसेसिंग, यहां पर ये किसके लिए मैं कर रहा हूं, जॉब्स के लिए, मतलब n नंबर ऑफ जॉब्स फॉर सिंगल मशीन के लिए। यहां पर आपको रहता है प्रोसेसिंग टाइम, यहां पर होता है ड्यू डेट, यहां पर आपको होता है ड्यू डेट, ठीक है। नाउ यहां पर मैं आपको जॉब्स के नंबर दे देता हूं, जॉब्स का नंबर यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6। आपके पास टोटल यहां पर 6 जॉब्स है, ठीक है। इनका प्रोसेसिंग टाइम आपको दे दिया गया है 7 मिनट 4 मिनट, आप इसको इन टर्म्स ऑफ मिनट आवर जो भी आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 6 3 और ये आपका कितना है 12। उसके बाद आपका ड्यू डेट दे दिया गया है 20 30 35, ठीक है, 25 25 28 और ये आपका लास्ट में क्या हो गया 40, ठीक है। चलिए तो ये आपका एक सवाल है, ये आपका एक सिंपल सा सवाल है। यहां पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि भाई ये मेरा टेबल दिया गया है, ये टेबल किसके लिए है, दिस इज फॉर n जॉब्स फॉर 1 मशीन, ठीक है। n जॉब्स फॉर 1 मशीन के लिए मैंने आपको यहां पर क्वेश्चन दे दिया है और आपको यहां पर जॉब्स की वैल्यू दी है, उनके प्रोसेसिंग टाइम की वैल्यू दी है, उनके ड्यू डेट की वैल्यू दी है। आप लोगों को मुझे बताना है कि हमको यहां पर कितना डिले होगा, कितने टोटल नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स है, कितने टोटल नंबर ऑफ जॉब्स है जो डिले करेंगे, ठीक है। आप एवरेज फ्लो टाइम निकालिए, आप एवरेज इन्वेंट्री निकालिए, ठीक है। मतलब मैं आपसे अब क्या क्या पूछ रहा हूं, कैलकुलेट दी एवरेज इन्वेंट्री, मतलब मुझे आप एवरेज इन्वेंट्री यहां पर निकाल के बताएंगे। उसके बाद आप मुझे एवरेज फ्लो रेट निकाल के बताएंगे, एवरेज फ्लो रेट या एवरेज फ्लो टाइम। उसके बाद आप मुझे डिले बताएंगे कि टोटल डिले कितना हो रहा है, नंबर ऑफ जॉब्स जिनका डिले हो रहा है, नंबर ऑफ जॉब्स जो डिले हो रहा है, ठीक है। सारे सवालों के जवाब आपको एक ही टेबल से मिल जाएगा, मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। नंबर ऑफ जॉब जो आपका डिले हो रहा है और आप क्या बता सकते हैं, एवरेज डिले बता सकते हैं। आप यहां पर क्या बता सकते हैं, एवरेज डिले, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है गेट में, इनमें से कोई भी एक सवाल आपसे क्या किया जाएगा, पूछ लिया जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या होता है, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये सारी चीजें आप निकाल के दिखाइए बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ यहां पर देखिए मैंने क्या दिया है आपको, यहां पर 3 मेथड दिया है, तो मैं यहां पर सबसे पहले ये सारी चीजें कैलकुलेट करना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। अगर मैं यहां पर शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहूंगा तो क्या होगा, तो यहां पर ध्यान से देखिए, मैं यहां पर कुछ टेबल लिख दे रहा हूं, यहां पर मैं टेबल लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं सीरियल नंबर, ठीक है। यहां पर उसके बाद मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिखूंगा जॉब, यहां पर मैं लिखूंगा प्रोसेसिंग टाइम, यहां पर मैं लिखूंगा ड्यू डेट, यहां पर मैं लिखूंगा कंप्लीशन टाइम और यहां पर मैं लिखूंगा डिले, ठीक है। बहुत बड़ा हो जा रहा है क्या, यहां पर मैं कुछ इस टाइप से लिखूंगा, ठीक है। मैं यहां पर कुछ लाइंस बना देता हूं, 1 2 3 4 5 6। बहुत इजी है फ्रेंड्स, देखिएगा आप लोग कितना ज्यादा इजी है, ये कितना ज्यादा इजी है, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने हो गया। अब यहां पर देखिए क्या होता है, अगर मैं इसको शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहता हूं तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग यहां पर सबसे पहले तो आप लोगों के पास टोटल कितने नंबर ऑफ जॉब्स है, टोटल आप लोगों के पास 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, ये आप लोगों के पास 6 नंबर ऑफ जॉब्स है। इसको मैं यहां पर लाइन बना देता हूं, 1, ये आपका हो गया 2 3 4 5 और ये आपका लास्ट में हो गया 6, ठीक है। अब यहां पर आपको जॉब्स कैसे बनाना है, आपको किस हिसाब से, देखिए यहां पर आप सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, जॉब्स जो यहां पर दिया यहां पर आप सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस टेबल को कॉपी कर लेता हूं, इस टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि हर जगह लगेगा, ये टेबल हर जगह लगेगा, तो ये टेबल आप लोग सीख जाइए कि इस टेबल को आप लोगों को बनाना है, ठीक। अब देखिए यहां पर सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम किसका है और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग यहां पर जॉब्स की वैल्यू आपको लिख देनी है। तो सबसे जो छोटा प्रोसेसिंग टाइम है, देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन नहीं है, क्वेश्चन है, तो सबसे प्रोसेसिंग टाइम जो सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम है वो जॉब नंबर 5 का है। देखिए यहां पर देखिए जॉब नंबर 5 का है,
प्रोसेसिंग टाइम कितना है 3 है। सबसे कम प्रोसेसिंग टाइम देखना है, उसके करस्पॉन्डिंग उस जॉब की वैल्यू यहां पर लिख दी है। तो जो सबसे पहला जॉब आएगा वो आएगा J5 और इसका प्रोसेसिंग टाइम है 3 यूनिट्स या 3 मिनट्स कह सकते हैं, 3 आवर्स कह सकते हैं, 3 डेज कह सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहां पर पहला है J5, उसका कितना है 3। उसके बाद आप देखिए किसका है 3 के बाद आपका आता है 2, यानी कि जॉब नंबर 2 का है, उसका देखिए प्रोसेसिंग टाइम 4 है। तो जॉब नंबर 2 आप यहां पर डालेंगे, उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना हो जाता है, उसका प्रोसेसिंग टाइम है 4 आवर्स। ठीक है, इसके बाद देखिए किसका है, इसके बाद देखिए ये हो गया आपका 5 हो गया, 2 हो गया। इसके बाद देखिए J3 है, उसका कितना है 5 है। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा J3, इसका हो गया 5। उसके बाद आपका क्या है J3 के बाद आपका आ जाएगा J4 आ जाएगा, उसका प्रोसेसिंग टाइम 6 आवर्स है। आवर्स कर लेते हैं, यहां पर हम मान लेते हैं कि दिस इज गिवन इन आवर्स। ठीक है, ये आपका आवर्स में दिया है और ड्यू डेट भी आपको किस में दिया है, आवर्स में दिया है। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। J4 के बाद आप यहां पर देखिए 7 है, 7 किसका है, J1 का है। ठीक है, ये है 7 और उसके बाद यहां पर है आपका J6, उसका कितना है 12 आवर्स। ठीक, अब यहां पर ये मेरी टेबल बन गई, ये मेरी मेन थी। यहां पर देखिए मैंने क्या किया, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर इसको सीक्वेंस कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ड्यू डेट। अच्छा, इसका ड्यू डेट भी देखना जरूरी है। ड्यू डेट कितना है, जो जॉब नंबर 5 का है उसका ड्यू डेट है 28। ठीक है, जॉब नंबर 2 का है 30, जॉब नंबर 3 का है, बस मैं क्वेश्चन से इसको डायरेक्ट यहां उतारता जा रहा हूं। जॉब नंबर 4 का है 25। ठीक है, जॉब नंबर 1 का है 20। ठीक है, और जॉब नंबर 6 का है 40। ओके, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने अकॉर्डिंग टू दी शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम मैंने इसको यहां पर लिख दिया और इसका ड्यू डेट भी मैंने यहां पर लिख दिया। ये सारी चीजें क्वेश्चन में दी गई थी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कंप्लीशन टाइम। देखिए सबसे पहले जो आएगा, सबसे पहले जो आपका जॉब 5 आएगा उसको 3 घंटा लगता है कंप्लीट होने में। तो पहले जॉब को कंप्लीट होने में यहां पर कितना लग गया, 3 आवर्स। ठीक है, अब यहां पर जो कंप्लीशन टाइम है कितने मशीन के लिए, एक ही मशीन के लिए। तो भाई जब ये जॉब बाहर जाएगा तभी तो दूसरा जॉब अंदर आएगा, तभी तो आपका दूसरा जॉब अंदर आएगा ना। समझ में आ रहा है। तो पहला आपका तीसरे घंटे में गया, फिर आपका दूसरा जॉब आया, उसको प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है, 4 घंटा। तो टोटल यहां पर कितना हो गया, 3 + 4 यानी कि 7। आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले वो 0 टाइम पर आया, उसको 3 घंटा लगा, तो वो कितना हो गया 3। ठीक है, फिर वो तीसरे घंटे में ये दूसरा जॉब आया, उसको कितना लगेगा यहां पर 7 के बाद ये जब तीसरा आया उसको लगा 5, तो ये हो गया 12। उसके बाद चौथा आया तो ये क्या हुआ 12 + 6, इसको लगा 18 घंटे। 18 के बाद 18 + 7 यानी कि ये 25 और 25 + 12 यानी कि ये हो गया 37। तो यहां पर जो आपको टोटल लग रहा है, टोटल जो कंप्लीशन लग रहा है वो आपको कितना लग रहा है, 37 घंटे लग रहे हैं। अब यहां पर आप क्या चेक करेंगे, डिले चेक करेंगे। देखिए पहले वाले को 3 घंटा लगा बनने में, पहले वाले को 3 घंटा लगा कंप्लीशन में, उसको डिलीवरी कब करना था, उसका ड्यू डेट कब था, 28 घंटे बाद का था। तो यहां पर तो कोई डिले होगा क्या, यहां तो कोई डिले नहीं हुआ, तो यहां पर आप डिले लिख दीजिए 0। ठीक है, दूसरा को देखिए 7 घंटे में हुआ है कंप्लीट, उसको देना कब था, 30वें में, यहां पर भी कोई डिले नहीं हुआ। ठीक है, तीसरा देखिए 12 में था, डिले यहां पर भी क्या हुआ, 35 आवर बाद देना था, तो यहां पर भी कोई डिले नहीं हुआ। 18-25 यहां पर भी कोई डिले नहीं हुआ। 25-20 यहां पर देखिए, यहां पर आप लोग देखिए इसको बनने में लगा 25 घंटा, देना कब था, 20वें घंटे के बाद। तो यहां पर डिले हुआ कि नहीं हुआ जी, यहां पर डिले हो गया। कितने का डिले हुआ, मैं इसको येलो से लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 आवर्स का डिले। उसके बाद छठवा देखिए 37th आवर में कंप्लीट हुआ, 40वें में देना था, तो यहां पर भी क्या हुआ, कम डिले हुआ, यानी कि यहां पर भी 0 डिले हुआ। तो यहां पर मेरे पास ऑटोमेटिकली कुछ चीजों का वैल्यू आ गई। टोटल कंप्लीशन टाइम आपकी वैल्यू कितनी आ गई, टोटल कंप्लीशन टाइम आपकी 37 आवर्स आ गई, पहले का आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन में पूछता भाई टोटल कंप्लीशन आवर कितना लग रहा है, 37 आवर लग रहा है। ठीक है, यहां पर अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि टोटल डिले कितना हो रहा है, टोटल डिले, तो देखिए टोटल डिले क्या है, 0 + 0 + 0 + 0 + 5 + 0, टोटल डिले आपका हो गया 5 आवर्स। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज डिले क्या होता है, तो एवरेज डिले क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज डिले, तो ये आपका क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाता है टोटल डिले अपॉन टोटल नंबर ऑफ जॉब्स, है ना, टोटल डिले। ठीक है, अपॉन यहां पर टोटल नंबर ऑफ जॉब्स कितना था, n था, तो ये कितना हो गया 5/6, ये आपका क्या हो गया, एवरेज डिले हो गया। ये इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगा, आवर्स आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ आवर्स दिया है तो ये भी इन टर्म्स ऑफ आवर्स आ गया।
अगर मैं कहूं एवरेज फ्लो टाइम कितना लगा, ठीक है, एवरेज फ्लो रेट या एवरेज फ्लो टाइम, तो यहां पर आप देखिए, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एवरेज फ्लो टाइम। यहां पर मैं अगर एवरेज फ्लो टाइम को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ये होगा 3 + 7 + 12। देखिए यहां पर कितना हो रहा है, 3 + 7 + 12 + 18 + 25 + 37 डिवाइडेड बाय 6। क्या होगा यहां पर, ये होगा। अब इसको आप जोड़ लीजिए, ये जोड़ने पे आपका कितना आएगा, ठीक है, मैं कैलसी तो यहां रखा नहीं हूं, ओके। 10 10 12 22 22 + 18 ये हो जाएगा 40 40 + 60 65 65 + 37 65 + 37 ये आपका हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये आपका इतना वैल्यू आपकी आ जाएगी, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप निकालना चाहते हैं कि आपका एवरेज इन्वेंट्री कितना आता है, ठीक है, अगर मैं आपसे लोगों से पूछूं भाई कि आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी होगी, तो यहां पर एवरेज इन्वेंट्री को निकालने का तरीका देख लीजिए, एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री का मैं तरीका आप लोगों को बता देता हूं। देखिए इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि कोई एक पर्टिकुलर जो आपका ऑब्जेक्ट होता है या कोई भी पर्टिकुलर आपका जॉब है वो कितने देर तक है वहां पर, कितने देर तक वो ऑफिस में। तो देखिए अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं J5 को देखूं तो J5 आपका अकॉर्डिंग टू यहां पर 6 को करना था, यहां पर मुझे टोटल कितने जॉब्स की मशीनिंग करनी थी, 6 को करनी थी, ठीक है। तो 3 को मैंने सबसे पहले किया, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 3 × 6 लिख दूंगा। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 3 × 6। जब ये कंप्लीट हुआ, जब ये मेरा काम कंप्लीट हुआ, तो फिर मैं J2 के पास गया, J2 को मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब मैंने J2 को कंप्लीट किया तो इसका टोटल प्रोसेसिंग टाइम होना था 4, और उसके साथ अभी भी कितने बचे थे, 5, अभी भी उसके साथ जॉब्स बचे थे। तो आप यहां पर क्या करेंगे, +4 × 5, ठीक है। प्लस यहां पर आप क्या करेंगे, प्लस यहां पर आप क्या करेंगे, 5 × 4, प्लस यहां पर आप क्या करेंगे, प्लस ये हो जाएगा आपका 5 × 4, प्लस इसके बाद क्या था आपका 6 × 3 प्लस 7 × 2 प्लस 12 × 1। यहां पर आपका जो भी प्रोसेसिंग टाइम था डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ जॉब्स, ठीक है। तो जब आप इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ये कॉपी में मेरे पास इसकी वैल्यू नहीं है, लेट मी चेक अगर मेरे पास वैल्यू होगी तो, ठीक है, वैल्यू नहीं है मेरे पास, बेटा वो कॉपी ला देना। तो अल्तमस अभी वीडियो बंद मत करना, मैं आ रहा हूं, कॉपी लेके आ रहा हूं, वीडियो को चलने दो। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर मेरे पास आंसर अवेलेबल हो गया है। इसका जो आंसर आ रहा है 2.75 यूनिट्स पर डे, यहां पर जो आंसर आ रहा है 2.75 यूनिट्स पर डे, ये आपकी क्या आ रही है, एवरेज इन्वेंट्री आ रही है। मतलब एक दिन में टोटल आपको इतने यूनिट्स का क्या करना पड़ रहा है, इन्वेंट्री को मेंटेन करना पड़ रहा है, ठीक है। और जो आपका यहां पर आंसर आ रहा था, यहां पर जो आपका ये आ रहा था, क्या बोलते हैं, एवरेज फ्लो टाइम, ये आपका 17 आ रहा था, ये ठीक है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 17 आ जाएगी, ठीक। सो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर इन सारी वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि एक बार मैं ये सब चीजें बता दूंगा तो फिर हम तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहां पर हम डिले को टार्डीनेस भी कहते हैं। टार्डीनेस मतलब टार्डीनेस का मतलब क्या होता है, टार्डीनेस का मतलब डिले ही होता है। तो यहां पर हम क्या कहते हैं, डिले को यहां पर एक और वर्ड जो यहां पर क्वेश्चन में पूछ लेता है, टार्डीनेस, ठीक है, टार्डीनेस भी कह सकते हैं, ओके। और यहां पर अगर मेरा कोई भी ड्यू नहीं हो रहा है, कोई भी मतलब यहां पर डिले नहीं हो रहा है, तो इसको हम अलग से अगर आप टेबल बना के इसको लिखना चाहे तो इसको अर्लीनेस भी कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, अर्लीनेस भी कह सकते हैं। और वो अर्लीनेस क्या करेंगे, अर्लीनेस में आप ड्यू डेट माइनस जो कंप्लीशन टाइम है उसको आप लिख सकते हैं। हालांकि अर्लीनेस से कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा गया है आप लोगों के गेट के सिलेबस में, ठीक है। चलिए भाई, अब आप लोगों का क्या आता है, अब आप लोगों के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब जो दूसरा आपका पार्ट आता है वो आता है आपका अर्लीस्ट ड्यू डेट के अकॉर्डिंग। अर्लीस्ट ड्यू डेट के अकॉर्डिंग अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पर मैं उस टेबल को बना देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं उस टेबल को बना देता हूं, फिर से वो टेबल आ गया आप लोगों के पास, ठीक है, ये आप लोगों का टेबल आ गया। अब यहां पर क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए, यहां पर भी आप लोगों को उन्हीं जॉब्स को फिर से सीक्वेंसिंग करके यहां पर लगाना है, और उसके बाद आपको फिर से कंप्लीशन टाइम निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, और आप लोगों को एवरेज डिले निकालना है, टोटल डिले निकालना है, कितने यहां पर कितने मशीन्स यहां पर कितने जॉब्स की डिले हो रही थी, ये आप लोगों को बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब यहां पर जो आपका है दूसरा मेथड है वो आपका ईडीडी यानी कि अर्लीस्ट ड्यू डेट। इसका मतलब क्या हुआ, नाम से ही समझ में आ रहा है, अर्लीस्ट ड्यू डेट में आपको वो जॉब को पहले असाइन करना है जिसका सबसे कम ड्यू डेट होगा,
ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में सबसे कम ड्यू डेट किसका है? सबसे कम ड्यू डेट है आपका जॉब 1 का, वो कितना है 20 आवर्स। तो आप इसको सबसे पहले क्या कर दोगे, आप यहां पर सबसे पहले यहां पर J1 लिख दोगे और ड्यू डेट कितना है इसका 20। उसके बाद किसका है यहां पर J4 का है, यहां पर किसका है J4 का है, उसका कितना ड्यू डेट है 25 आवर। ठीक है। उसके बाद किसका है J5 का है, आपका J5 का है और यहां पर उसका ड्यू डेट है 28 आवर्स। उसके बाद आपका किसका है J2 का है, J2 का है उसका है 30 आवर्स। उसके बाद आपका है J3, इसका है आपका 35 आवर्स और लास्ट में है आपका J6 जिसका ड्यू डेट है 40 आवर्स। ओके, तो मैंने अब यहां पर किस तरह से इसकी सीक्वेंसिंग की, मैंने यहां पर इसकी सीक्वेंसिंग की कि जो सबसे कम ड्यू डेट वाला होगा ना, मतलब यहां पर मैं क्या चाह रहा हूं, मैं इस हिसाब से असाइन करना चाह रहा हूं कि जिसको मुझे सबसे पहले मटेरियल को देना है मैं उसका जॉब को पहले क्या करूंगा, असाइन कर लूंगा। ठीक है। अब यहां पर क्या है, मेरे पास इन सब का प्रोसेसिंग टाइम है तो इसको भी मैं लिख देता हूं। J1 का है 7, उसके बाद J4 का है, J4 का है 6, उसके बाद है आपका J5 का है आपका 3, उसके बाद है आपका J2 का है 4, उसके बाद है J3 का है 5 और लास्ट में आपका J6 जिसका है 12। ठीक है, बहुत इजी है फ्रेंड्स। देखिए मैंने एक बार क्या किया, मैंने एक बार यहां पर इसके अर्लीस्ट प्रोसेसिंग टाइम में यानी कि शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग कर लिया और अब मैंने यहां पर क्या किया, अर्लीस्ट ड्यू डेट के अकॉर्डिंग मैंने इसको लगा दिया। अब इसको फिर से कैलकुलेट करिए, शुरू में आएगा तो इसको कंप्लीट होने में 7 घंटा लगेगा। ठीक है। अगला क्या होगा 7 + 6 यानी कि 13 + 3 16 + 4 20 + 5 25 + 12 ये क्या हो गया आपका 37। तो यहां पर भी अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, यहां पर भी अगर आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी इसको टोटल स्पैन कितना लग रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल स्पैन भी कहते हैं। ठीक है, मतलब टोटल टाइम टेकन। तो यहां पर भी टोटल टाइम कितना लग रहा है आप लोगों का 37 आवर्स भी लग रहा है। अब यहां पर हम लोग डिले चेक करते हैं कि डिले क्या हो रहा है, तो चलो डिले को भी मैं चेक कर लेता हूं। पहले के लिए आपको कितना हो रहा है 0 डिले हो रहा है क्योंकि आपको 7वें घंटे में देना था, ड्यू डेट आपका 20वां है। उसके बाद 13 है, यहाँ पे 25 है, इसका भी क्या है डिले 0, 16 28 ये भी डिले 0, 20 30 0, 25 35 0 और 37 14 ये भी आपका क्या हो गया 0 हो गया। देखिए जो आपका अर्लीस्ट ड्यू डेट मेथड होता है वो हम यूज तब करते हैं जब हमें डिले को नहीं करना रहता है, डिले को मिनिमाइज करना रहता है। और देखिए जब मैंने प्रीवियस में शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग किया था तो वहां पर मेरा मैक्सिमम डिले 5 घंटा आ रहा था। ठीक है, लेकिन यहां पर मेरा कोई भी डिले नहीं आ रहा है। तो यहां पर क्योंकि मेरा कोई भी डिले नहीं आ रहा है, दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व व्हेन वी वांट मिनिमम नंबर ऑफ डिले। तो यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर शॉर्टेस्ट ड्यू डेट या फिर अर्लीस्ट ड्यू डेट जो हम लोग कहते हैं इसको, अर्लीस्ट ड्यू डेट मेथड इज यूज्ड टू मिनिमाइज द एवरेज और टोटल डिले। ठीक है, सबसे कम डिले आपका इसी मेथड में हमें मिलेगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एवरेज फ्लो रेट या फिर एवरेज फ्लो टाइम को मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, कैलकुलेट करता हूं। तो एवरेज फ्लो टाइम यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर एवरेज फ्लो टाइम होगा आपका 7 + 13 + 16 प्लस ये हो जाएगा 7 + 13 + 16 + 20, ठीक है, प्लस 25 + 37 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो एवरेज फ्लो टाइम आ रहा है मैं इसका आंसर देख के बता देता हूं। यहां पर जो एवरेज फ्लो टाइम आ रहा है 19.66। ठीक है, इसको मैं यहां पर देख लेता हूं, यहां पर ये जो आंसर आ रहा है 19.66 आवर्स आ रहा है। ठीक है, पहला। दूसरा आप ये देखिए एवरेज इन्वेंट्री को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, एवरेज इन्वेंट्री को। ठीक है, यानी कि पर डे मुझे मिनिमम कितना इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसका क्या तरीका मैंने बताया है। ठीक है, यहां पर इसके प्रोसेसिंग टाइम इनटू नंबर ऑफ डेज करके आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाइए। तो ये क्या हो जाएगा 7 इंटू ये हो जाएगा 7 इंटू क्वेश्चन देख लेता हूं यार मैं। ठीक है, यहां पर आपका आ जाएगा 7 इंटू 6 प्लस ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, जिस सीक्वेंस में मैंने सजाया उसी सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं, प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय
ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहां पर जो आपका एवरेज फ्लो निकलेगा वो क्या निकलेगा 3.2 अप्रॉक्स 3.2 यूनिट्स पर डे, 3.2 यूनिट पर डे। ठीक है, और मैंने आप लोगों से ये कहा भी था कि जब आप लोग यहां पर जब भी आप लोग यहां पर चेक करेंगे, जब भी आप लोग यहां पर चेक करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर एवरेज जो आपका इन्वेंट्री आ रहा है वो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के लिए कितना आ रहा है 2.75 यूनिट्स पर डे आ रहा है। लेकिन जब आप इसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3.2, तो सबसे छोटा एवरेज इन्वेंट्री किसके लिए आएगा शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के लिए। लेकिन अगर आप यहां पर टोटल डिले कर रहे हैं, यहां पर आप टोटल डिले देखिए, टोटल डिले यहां पर कितना आ रहा है, टोटल डिले आपका यहां पर 0 आ रहा है, एवरेज डिले भी कितना आ रहा है आपका 0 आ रहा है। ठीक है, एवरेज डिले भी आपका कितना आएगा 0, क्योंकि 0/6 क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये 0 ही हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक और बात समझ लीजिए आप लोग, वो ये है कि जरूरी नहीं है कि ये 0 ही आए, मिनिमम आएगा, ये मैं आप लोगों से कह सकता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन में 0 आ गया। ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर टोटल स्पेंड टाइम आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, टोटल स्पेंड टाइम आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, देखिए यहां पर भी 37 आवर था, यहां पर भी देखिए कितना आवर्स आ रहा है, यहां पर भी आपका 37 आवर्स ही आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम से देखिए या शॉर्टेस्ट या अर्लीस्ट ड्यू डेट से देखिए, आपका आंसर सेम आएगा। जो तीसरा मेथड होता है आप लोगों का, ठीक है, जो तीसरा मेथड होता है वो होता है स्लैक टाइम रिमेन। वो क्या होता है आपका स्लैक टाइम रिमेन। ठीक है, ये वैसे कोई पढ़ाता नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, ये आपका होता है स्लैक टाइम रिमेन। ठीक है, अब ये क्या होता है, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं फिर से आप लोगों के पास, जो क्वेश्चन था हमारा। ओके, चलिए, यहां पर हमारे पास क्या था, यहां पर हमारे पास था जॉब्स, यहां पर प्रोसेसिंग टाइम, यहां पर ड्यू डेट। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहां पर प्रोसेसिंग टाइम था 7 4 5 6 3, ये हो गया 12, और इसके बाद था 20 30, ठीक है 35, ये आपका था 25, ये आपका था 28, और यहां पर ये था 40। देखिए स्लैक टाइम रिमेन में आप क्या करते हैं, स्लैक टाइम रिमेन में आप लोग ड्यू डेट और प्रोसेसिंग टाइम का डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो यहां पर इसी को हम कहते हैं स्लैक टाइम। एक्चुअली स्लैक टाइम कुछ नहीं होता है, आपका डिफरेंस बिटवीन द ड्यू डेट एंड द प्रोसेसिंग टाइम होता है। तो अगर मैं जॉब 1 के लिए देखूं तो यहां पर क्या आ जाएगा 13, जॉब 2 के लिए देखूं 26, जॉब 3 के लिए देखूं 30, 19, 25, 28। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्लैक टाइम आ गया, ये आपका क्या आ गया स्लैक टाइम आ गया। अब यहां पर जब मैं यहां पर टेबल बनाऊंगा, यहां पर जब मैं यहां पर ये टेबल बनाऊंगा, इसको मैं यहां पर थोड़ा छोटा कर देता हूं। अब यहां पर देखिए, यहां पर मेरे पास टेबल है, यहां पर मेरे पास क्या है टेबल है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूं, इस टेबल में मैं स्लैक टाइम के अकॉर्डिंग मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं सीक्वेंस कर दे रहा हूं। समझ में आया, बस इतनी सी ही चीज है। ओके, सो यहां पर देखिए सबसे छोटा स्लैक टाइम किसका है, पहला है 13 है, तो यहां पर ये किसके लिए है J1 के लिए है। इसका स्लैक टाइम के अकॉर्डिंग इसका क्या देख लीजिए आप, प्रोसेसिंग टाइम और इसका ड्यू डेट देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो गया 20। उसके बाद देखिए किसका है 13 के बाद सबसे छोटा नंबर 19, किसके लिए 19 आपका आ रहा है जॉब 4 के लिए, तो ये आ जाएगा जॉब 4। इसका आप ये देख लीजिए 6 और ये क्या आ जाएगा 25। मतलब प्रोसेसिंग टाइम और ड्यू डेट में उसी के साथ साथ लिखता जा रहा हूं। उसके बाद देखिए ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद कौन सा है आपका 19 के बाद ये आपका 25 है, तो ये किसके लिए है J5 के लिए है, J5 के लिए है, तो यहां पर आपका क्या आ रहा है 3 और 28, 3 और ये आपका क्या आ रहा है 28 आ रहा है। तो आपका क्या हो गया, आपका 25 का भी हो गया। 25 के बाद आपका है 26, यानी कि आपके पास इसके बाद है J2 का है आपका 4 और 30, 4 और ये क्या हो गया 30। उसके बाद आपका कौन सा है, ये आपका 26 भी हो गया। उसके बाद आपका 28 में है J6, ये आपका है J6, और इसका मैं टाइम लिख देता हूं 1240, ये आपका क्या हो जाएगा 1240। और उसके बाद लास्ट में सबसे ज्यादा किसका है आपका 30, यानी कि जॉब 3 के लिए है, जॉब 3 के लिए है, और ये क्या हो जाएगा 5 और 35। यहां पर आपका दिया है 5 और 35, 5 और 35।
ठीक है, बस अब आपको इतना ही करना है। यहां पर एक बार आपने ये टेबल बना दिया, उसके बाद फिर तो बहुत जल्दी जल्दी है। ये हो जाएगा 7, दूसरा हो जाएगा 13, मतलब 7 + 6, 13 + 3 यानी कि 16, 16 + 4 20, ये हो जाएगा 32, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 32, और ये आपका क्या हो जाएगा 37, ये आपका क्या हो गया 37। देखिए यहां पर भी टोटल में एक स्पेंड 37 ही आया। आप किसी भी प्रोसेस से करिए वो उसकी वैल्यू 37 ही आएगी। उसके बाद देखिए कंप्लीशन टाइम के बाद आप डिले देखिए, डिले में देखिए इसमें क्या है, नो डिले, इसमें भी नो डिले, नो डिले, नो डिले, नो डिले, और यहां पर कितना है 2 आवर्स ऑफ डिले। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां पर 2 आवर्स ऑफ डिले आ रहा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना, अर्लीस्ट ड्यू डेट में ही सबसे कम डिले आएगा, यहां पर उससे ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो टोटल डिले आ रहा है, यहां पर जो टोटल डिले आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, टोटल डिले आपका आ रहा है 2 आवर्स का। ठीक है, एवरेज डिले कितना आ जाएगा 2/6 आ जाएगा। अगर मैं आपको एवरेज फ्लो टाइम पूछूंगा तो कितना आ जाएगा 7 + 13 + 16 + 20 + 32 + 37 डिवाइडेड बाय 6। तो उसको आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं, मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं। ठीक है, आपका जो एवरेज फ्लो टाइम, ठीक है, आपका जो एवरेज फ्लो टाइम आएगा वो आप लोगों का आएगा 20.83, 20.83। ठीक है, आपका जो एवरेज इन्वेंट्री आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो मैंने तरीका बताया है एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, एवरेज इन्वेंट्री का जो वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम से कम आनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आपकी कितनी आ रही है 3.37 यूनिट्स पर डे, ये भी आपकी कितनी आ रही है यूनिट्स पर डे। और लास्ट में आपका जो एवरेज डिले है, एवरेज डिले की वैल्यू तो मैंने लिख दी है, इट इज 2/6। ठीक है, तो ये रहा आपका n जॉब्स फॉर सिंगल मशीन के लिए कॉन्सेप्ट, n जॉब्स फॉर सिंगल मशीन का कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद जो आप लोगों का आता है फ्रेंड्स, ये आई होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो होता है आप लोगों का n जॉब्स फॉर 2 मशीन्स, n जॉब्स फॉर 2 मशीन्स। ठीक है, यहां पर ये आपको पढ़ना है। ओके, चलिए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि n जॉब्स फॉर 2 मशीन के लिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो यहां पर आप लोगों को सॉल्व करने का एक ही मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, और वो होता है जॉनसन एल्गोरिदम मेथड। ये होता है आप लोगों का जॉनसन एल्गोरिदम, जॉनसन एल्गोरिदम, ये आपका क्या हो जाएगा मेथड। ठीक है, अब ये डायरेक्टली मैं ऐसे करता हूं, मैं इसको थ्रू एक क्वेश्चन समझाता हूं कि क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए अब इसको मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम लेते हैं। ठीक, एक, 2, 3, 4, ये आपका हो गया 5। ठीक है, यहां पर आपका होगा जॉब्स, यहां पर आपका होगा जॉब्स, यहां पर होगा मशीन 1 और यहां पर होगा मशीन 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कैसा है, 1 2 3 4 5 6। यहां पर आपके पास 6 जॉब्स हैं और आपके पास टोटल नंबर ऑफ मशीन्स कितने हैं, 2 है। ठीक है, यानी कि ये बोल रहा है कि अगर यहां पर, अब मैं इसके मशीन्स की वैल्यू लिख देता हूं, मशीन में प्रोसेसिंग टाइम की मैं वैल्यू लिख रहा हूं 7 4 5 6 3 12, 7 4 5 6 3 12। ठीक है, और मशीन 2 के लिए लिख रहा हूं 6 4 9 7 4 3। अब थोड़ा सा इसको समझ लीजिए ये क्या हो रहा है। यहां पर अगर मैं जॉब 1 को मशीन 1 पर असाइन करता हूं तो उसको प्रोसेसिंग टाइम मुझे 7 मिनट लगेगा। उसके बाद जब वो मशीन 2 पे जाएगा तो उसको प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा, 6 मिनट लगेगा। ठीक है, अगर मैं जॉब 2 की बात कर रहा हूं तो उसे मशीन 1 पर 4 मिनट लगेगा प्रोसेस होने में, और मशीन 2 पर भी वो क्या लगेगा, 4 मिनट लगेगा। अब यहां पर भी हम क्या करते हैं, यहां पर भी हमें टोटल मेक स्पेन को निकालना रहता है और एवरेज फ्लो टाइम को यहां पर कैलकुलेट करना रहता है। तो उसके लिए हमें भी टेबल चाहिए रहेगा। मतलब मैं प्रीवियस टेबल, जैसे हम यहां पर टेबल्स बना रहे थे, यहां पर जैसे मैं टेबल्स बना रहा था, ठीक है, यहां पर जैसे मैं क्या कर रहा था फ्रेंड्स, यहां पर जैसे मैं टेबल बना रहा था वैसे ही मुझे n जॉब्स फॉर 2 मशीन के लिए भी टेबल बनाना पड़ेगा। अब यहां पर जो हम सीक्वेंसिंग कर रहे थे, ये जो हम सीक्वेंसिंग कर रहे थे फ्रेंड्स, ये सीक्वेंसिंग हम 3 तरीके से कर रहे थे। हम प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंगली कर रहे थे, हम ड्यू डेट के अकॉर्डिंगली कर रहे थे, हम स्लैक टाइम के अकॉर्डिंगली कर रहे थे।
लेकिन अब मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मुझे जॉनसन एल्गोरिदम करना है। मतलब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर मुझे यह पता करना पड़ेगा कि मेरा सीक्वेंसिंग क्या है। तो सीक्वेंसिंग के लिए पहले मैं इस टाइप से इसको बना देता हूं। यहां पर टोटल हमारे पास कितना है, यहां पर टोटल मेरे पास है 6 जॉब्स, 1 2 3 4 5 और ये मेरा कितना हुआ 6। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर मुझे असाइन करना है, अगर मुझे सीक्वेंस करना है कि किस सीक्वेंस में मैं जॉब को सबसे पहले रखूंगा और किस सीक्वेंस में सबसे लास्ट में रखूंगा, तो यहां पर एक तरीका है। जॉनसन एल्गोरिदम में आपको सबसे पहले यह देखना है कि सबसे शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम किसका है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि चेक द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। सबसे पहला प्रोसेस है चेक द शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, एक बार आपने ये चेक किया कि शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम किसके लिए आ रहा है, तब आपको ये चेक करना है कि वो किस मशीन के लिए है। ठीक है, अगर आपका वो शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम आपके मशीन 1 के लिए है तो आप उसे पहले यहां पर असाइन कर देंगे, और अगर वो मशीन 2 के लिए है तो आप उसको लास्ट में असाइन करेंगे। ठीक है, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपका सबसे शॉर्टेस्ट जो प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है वो कौन सा है, उसको आपको यहां पर चेक करना है। अगर वो मशीन 1 के लिए है तो आप उसको पहले लिख देंगे, अगर वो मशीन 2 के लिए है आप उसको सबसे लास्ट में लिख देंगे। चलिए मैं आपको करके बताता हूं। यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम कौन सा है, सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम है आप लोगों का 3। ठीक है, यहां पर भी है 3 और कहीं है नहीं, सबसे छोटा प्रोसेसिंग टाइम आपका है ये 3। अब 3 जो है वो जॉब 5 के लिए दिया है, 3 जो है वो जॉब 5 के लिए दिया है, लेकिन किस मशीन के लिए दिया है, किस मशीन के लिए दिया है, वो मशीन 1 के लिए दिया है। तो अगर ये मशीन 1 के लिए दिया है तो जॉब 5 आपका कहां आ जाएगा, जॉब 5 आपका सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये देखिए ध्यान से। अगर वो मशीन, अब यहां पर ये 3 ये भी स्मॉलेस्ट है तो आपका ये मशीन F ये 5 तो आपका गया। इसके बाद आप देखिए मशीन 6 के लिए भी 3 है, लेकिन ये जो 3 है किसके लिए है, मशीन 2 के लिए है, तो यहां पर ये J6 जो है ये सबसे लास्ट में चला गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, देखिए बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए अब ये भी आपका गया, अब ये भी मेरा क्या हो गया, असाइन हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका कौन सा है, 4 है। अब 4 जो है 2 के लिए दिया है, मशीन 1 के लिए भी दिया है, मशीन 2 के लिए भी दिया है, तो आप इसे कैसे भी असाइन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर जॉब 2 के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है आप वो सबसे मिनिमम आ रहा है, 4 मिनट आ रहा है या 4 आवर्स आ रहा है, और ये मशीन 1 के लिए भी आ रहा है, मशीन 2 के लिए भी आ रहा है, तो मैं इसको मशीन 1 का मान के J2 को यहां असाइन कर रहा हूं। आप J2 को यहां पर भी असाइन कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर J2 भी गया। अब 4 के बाद कौन सा नंबर बचा आपका, 4 के बाद देखिए 5 है, 5 किसके लिए, जॉब 3 के लिए, मशीन 1 पे, तो यहां पर क्या आ गया, J3 आ गया, तो J3 भी गया आपका। उसके बाद कौन सा है, देखिए J4 है और J1 है, J4 में भी 6 है, J1 में भी 6 है, लेकिन J4 का जो ये 6 मिनट है ये मशीन 1 के लिए, तो यहां पर ये J4 आ गया और लास्ट में बचा के आपका J1। ठीक है, सेम सीक्वेंसिंग आप कैसे कर सकते थे, यहां पर एक और तरीके से सीक्वेंसिंग हो सकती थी, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, यहां पर मैं इसको इस टाइप से लिख देता हूं। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक है, बहुत बेकार बनाया हूं मैं, चलो यहां पर इसको मैं ऐसे कर देता हूं। एक 2 3 4 ये आपका 5। ठीक है, अब यहां पर देखो फिर से मैंने यहां पर क्या किया था, सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा था J5, ये मेरा J5 था और यहां पर मेरा J6 आया था, यहां पर मेरा J5 था, यहां पर मेरा J6 था। अच्छा, J2 को जो मैंने यहां पर असाइन किया है, मैं J2 को यहां पर भी असाइन कर सकता था, मैं J2 को यहां पर भी असाइन कर सकता था। उसके बाद आप बिल्कुल कर दीजिए J3 J4 J1, यहां पर क्या आ जाएगा, J3 J4, ये क्या आ जाएगा, J1। आप ये दोनों तरीके से सीक्वेंसिंग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक करके बताता हूं, एक आप लोगों को मैं एज एन असाइनमेंट दे दूंगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, मैं यहां पर एक टेबल बना दे रहा हूं, मैं यहां पर एक टेबल बना रहा हूं, और देखिए मैं कैसे टेबल बना रहा हूं।
मैं यहां पर बना रहा हूं सीरियल नंबर, ठीक है। दूसरा है आपका जॉब, ठीक है। यहां पर आपका प्रोसेसिंग टाइम, यहां पर आपका प्रोसेसिंग टाइम होगा, एक बार आपका होगा मशीन 1 के लिए और एक बार आपका होगा मशीन 2 के लिए, फिर एक बार आपका होगा मशीन 1 स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम और एक बार होगा मशीन 2 स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम। ये आपका ऐसे टेबल बनेगा फ्रेंड्स। ये आप लोगों का क्या होगा, कुछ इस टाइप से टेबल बनेगा। अब यहां पर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपका कुछ इस टाइप से बनेगा। 1 2 3, ज्यादा बड़ा बना दे रहा हूं मैं, छोटा कर देता हूं इसको, 4 ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने बता दिया 1 2 3 4 5 6 टोटल यहां पर आपका कितना हो गया। सीक्वेंसिंग यहां पर मैं कर देता हूं 1 2 3 4 5 और यहां पर आपका टोटल 6 है। ठीक है, यहां पर हमने जो सीक्वेंसिंग किया था, ये सीक्वेंसिंग कैसा था आपका J5, ये था आपका J5, ये था आपका J2। ठीक है, पहले था आपका, पहले वाला सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कर रहा हूं J3 और ये आपका था J6। ठीक है, अब यहां पर जो आपका प्रोसेसिंग टाइम लग रहा था, प्रोसेसिंग टाइम जो लग रहा था वो क्या लग रहा था 3 4। ठीक है, पहले के लिए J5 के लिए। उसके बाद आपका क्या था फ्रेंड्स, J2 था, J2 के लिए कितना लग रहा था 4 4। उसके बाद J3 के लिए था आपका 5 9। उसके बाद आपका क्या लग रहा था J4 के लिए आपका 6 7। उसके बाद आपका था J1 के लिए 7 6 और लास्ट में आपके J6 के लिए लग रहा था 12 3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देता हूं, यहां पर मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता देता हूं। देखिए ये है बहुत इजी, थोड़ा सा बोरिंग है, मैं समझ सकता हूं, बट यहां पर आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहां पर, देखिए अभी यहां पर मैं मशीन 1 के लिए स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम, मशीन 2 के लिए स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम बनाऊंगा। देखिएगा कैसे होगा। अगर मैं मशीन 1 के लिए करूं तो ये बहुत ईजी होता है मेरे लिए। जब मेरे मशीन 1 की बारी आएगी तो मशीन 1 में शुरू में आपका क्या हुआ, 0 टाइम में आया, स्टार्टिंग टाइम आपका 0 होगा और उसके 3 घंटे बाद ये खत्म हुआ तो ये हो गया 3। सेकंड में जो जॉब आएगा वो तीसरे घंटे में आएगा और उसको कितना लगेगा, 4 घंटे लगेगा तो ये हो गया 7, मतलब 3 + 4 यानी कि 7। तीसरा वाला 7वें घंटे में आएगा, उसको 5 लगेगा तो 7 5 12। समझ में आ रहा है आप लोगों को। पहला वाला जो जॉब आया वो 0 टाइम में आया, उसको 3 घंटा लगा मशीन 1 पर तो टोटल 3 घंटा। दूसरा जो जॉब आएगा वो तीसरे घंटे के बाद आएगा तो उसको कितना लगेगा 3 प्लस यहां पर 4 घंटा तो ये 3 + 4 यानी कि 7। तीसरा जॉब आएगा वो 7वें घंटे में आएगा, उसको 5 घंटा प्रोसेस होने में लगता है तो टोटल मशीन 1 को कितना टाइम लग गया यहां पर 12। उसके बाद यहां पर आ गया 12 प्लस यहां पर जो चौथा जॉब है उसको कितना लग रहा है 6 घंटा तो ये हो गया 18। उसके बाद देखिए 18 यहां पे होगा, 7 घंटा 5वां जॉब लगता है तो 18 + 7 ये हो गया 25 और 25 के बाद लास्ट में देखिए, लास्ट में यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मैं लिख रहा हूं 25 में आ रहा है, इसको 12 घंटा लग रहा है तो ये क्या हो गया आपका 37। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप लोगों को जो मेन यहां पर चेक करना है वो मशीन 2 के लिए करना है। वो किसके लिए करना है, मशीन 2 के लिए। अब यहां पर देखिए पहला जॉब मेरा क्या होगा, पहला जॉब मेरा तीसरे घंटे में खत्म हुआ तो फिर वो मशीन 2 पे गया तो यहां पर स्टार्टिंग टाइम क्या होगा 3। पहला जॉब मेरे तीसरे घंटे में खत्म हुआ फिर वो मशीन 2 पे गया। अब यहां पर उसको कितना लग रहा है मशीन 2 पर 4 घंटा तो 3 + 4 यानी कि ये कितना हो गया 7। अब मशीन 2 आपके 7वें घंटे में, पहले जॉब के लिए 7वें घंटे में खाली हुई, दूसरा जॉब आपके मशीन 1 से 7वें घंटे में ही निकल रहा था तो यहां पर ये इसके मशीन 2 पर एंटर कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही मशीन 2 पर एंटर किया, अब यहां पर इसको कितना लग रहा है मशीन 2 पे 4 घंटा तो 7 + 4 ये हो गया 11। अब ध्यान से समझिएगा, मशीन 2 पर जॉब 2 11वें आवर में खाली हो गया, लेकिन तीसरा जॉब 12वें घंटे तक वहां पर चल रहा था तो यहां पर, अब यहां पर आप 11 नहीं लिखेंगे, यहां पर आप क्या लिख देंगे 12, तो यहां पर ये क्या हो गया 12।
भले ही ये 11वें घंटे में हो गया था, लेकिन यहां पर अभी इसको 1 घंटा आइडल रखना पड़ा। समझ में आया? यहां पर इधर पे यहां पर आपको इसको 1 घंटे के लिए आइडियल रखना पड़ा। तो यहां पर 12 आया, 12 के बाद यहां पर क्या हो रहा है, 9 घंटे तक काम चलेगा, तो ये हो गया 21। अब 21 देखिए, ये 21 आवर्स, ये 21 घंटे तक तो ये काम चल रहा है, लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान देखिए, ये तो 18वें घंटे में ही निकल चुका था। तो ऐसा तो नहीं है कि इसको 18वें घंटे में निकला तो 18वें में डालूंगा, क्योंकि 21वें घंटे तक तो मशीन 2 पे काम चल रहा था। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, 21। और जब ये 21 होगा उसके बाद क्या है आपके 7वां, तो यहाँ 21 + 7 ये आपका हो गया 28। अब यहां पर फिर से आप चेक करिए, या तो ये 28वें घंटे में लेगा या तो ये 25वें। तो यहां पर 25वां जो आपका जॉब नंबर 5 था वो 25 आवर्स में मशीन 1 पे कंप्लीट हो चुका था, लेकिन वो मशीन 2 पे 25वें घंटे में नहीं जा सकता था, क्योंकि 28वें घंटे तक तो चौथा जॉब मशीन 2 पर प्रोसेस हो रहा था। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, 28 + 6 ये हो जाएगा 34, यहां पर 37 तो 37, और यहां पर 3 घंटा लग रहा है, तो ये कितना हो गया, 40। मतलब टोटल जो मेक स्पेन आ रहा है, अगर आप 2 मशीन्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल जो मेक स्पेन आएगा यहां पर ये 37 नहीं होगा, आंसर आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा समझिए इस चीज को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, आपका यहां पर आपको क्या चेक करना है कि भाई पहले जॉब के लिए, तो पहले मशीन के लिए तो मेरा काम बहुत आसान है। आप पहले जॉब के लिए इसको 0 लिखे, 0 + 3, 3 + 4, 4 + 5, 5 + 6, 6 + 7, 7 + 12, यही मैंने यहां पर क्या कर दिया, लिख दिया। लेकिन जब मैं मशीन 2 की बात करता हूं तो वहां पर मुझे ये देखना है कि मशीन 2 जब मेरा जॉब को निकाल देगा तब तक मशीन 1 मेरा खाली है या नहीं है, मतलब मशीन 1 का जो प्रीवियस जॉब है उसका प्रोसेसिंग टाइम कंप्लीट हो गया है या नहीं, या फिर अगर वहां पर कंप्लीट हो भी गया है तो मुझे ये देखना है कि मशीन 2 पे प्रोसेसिंग अभी भी चल रही है या नहीं। कुल मिला के आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप ये दोनों वैल्यूज में, ये देखिए डायगोनली देखिए 7 7, तो मिनिमम यहां पर आप क्या करिए, मैक्सिमम वैल्यू को ले लीजिए। यहां पर 12 था, यहां पर 11 था, यहां पर 12 था, मैंने 12 को ले लिया। यहां 21 था, यहां 18 था, मैंने 21 को ले लिया। यहां 28 था, 25 था, मैंने 28 को ले लिया। कुल मिला के आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू को यहां पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये जोड़ देना है। अच्छा, इसको मैं एज अ ट्रिक आपको बता दे रहा हूं, पर इसको रटना नहीं, क्योंकि यहां पर आपसे हो सकता है कि आइडल पूछ ले कि कौन सी मशीन कितने बार आइडल रही। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो दूसरी मशीन थी, देखिए यहां पर इधर पे देखिए, ये 11वें घंटे में यहां फ्री हो गई, लेकिन मशीन 1 पे तो 12वें घंटे पे काम चल रहा था, तो यहां पर 1 घंटा यहां पर ये आइडल रही। कौन सी, मशीन 2। उसके बाद आप देखिए 21 घंटे में यहां पर काम हो चुका था, तो ये अब आइडल नहीं थी। ठीक है, 28वें में नहीं थी, बस यहां पर एक ही बार यहां पर आपका मशीन क्या था, आइडल था। आपका मशीन 1 तो आइडल नहीं था, क्योंकि वहां पर जैसे ही एक जॉब हट जा रहा था तो दूसरा जॉब ऑटोमेटिकली आ जा रहा था। आपको यह देखना है कि मशीन 2 पर कितना समय के लिए वो आइडियल था। तो यहां पर देखिए 11वें घंटे में काम हो गया था, लेकिन उसको 12वें में आना पड़ा। तो कुल मिला के आप क्या देख रहे हैं। अच्छा, और यहां पर देखिए 34 में वो खाली हो गया था, लेकिन 37वें में गया, तो यहां पर भी इसको 3 घंटा आइडियल रहना पड़ा। तो टोटल जो आपका मशीन 2 है वो आपका 4 घंटा आइडियल रहा। यहां पर आप क्या लिखेंगे, जो मशीन 2 था आपका, मशीन जो 2 था वो आपका 4 आवर्स आइडियल रहा। वो आपका कहां रहा, 4 आवर्स आइडियल रहा। ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा मशीन 1 आपका कभी भी आइडल नहीं रहता है, क्योंकि देखिए 3 में गया, 3 में आ गया, 7 में गया, 7 में आ गया, 12 में गया, 12 में आया, 18 में गया, 18 में आया, 25 में गया, 25 में आ गया। मतलब जैसे ही एक जॉब निकल रहा है दूसरा जॉब तुरंत आ जा रहा है, लेकिन यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए असाइनमेंट क्या है, ये जो मैंने यहां पर किया है फ्रेंड्स, ये जो मैंने असाइनमेंट किया है, ये वाला मैंने इस बेसिस पे आपको निकाल दिया है। आपको इस बेसिस पर भी क्या करना है, इसी सेम टेबल को बना के देखना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोगों से ये क्वेश्चन बनेगा। मैं यहां पर बता देता हूं कि यहां पर जो आपका टोटल स्पैन है वो सेम आना चाहिए। अगर ये अलग आ गया, 40 आवर्स से ज्यादा आ गया या कम आ गया, मतलब आपने क्वेश्चन को गलत सॉल्व किया है। ठीक है, उसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे कि वहां पर आइडियल टाइम कितना हो रहा है मशीन 2 के लिए। ठीक है, सो ये रहा आज का लेक्चर सीक्वेंसिंग का। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग मुझे कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं गेट से रिलेटेड, किसमें, टेलीग्राम चैनल पे। और हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, जी सेवियर सिविल मैकेनिकल। ठीक है, आप इसमें मुझे क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसमें हम लोग सीपीएम एंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके,
तो तब तक के लिए आप लोग क्या करते रहे, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इसके बाद क्या करिए, रेगुलर बेसिस पे मेरा वीडियो देखते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। यहां पर अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कहां पे पूछ सकते हैं, आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।